दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सत्ता बदलती ही न्यूयॉर्क में बड़ा बदलाव। नए मुस्लिम मेयर ज़ोहरान ममदानी ने पहले ही दिन इस्राएल से जुड़े कई अहम आदेश कर दिए रद्द। अमेरिका से यहूदी देश के लिए बुरी खबर। जानेंगे क्या है पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे। यमन में यूएई को बड़ा झटका। सऊदी समर्थित गवर्नर ने एसटीसी के खिलाफ ऑपरेशन का किया ऐलान। लेकिन यह कैसा ऑपरेशन होगा, इस पर भी डिटेल से जानेंगे। और सबसे चौंकाने वाली खबर चीन से। जेनेटिक तकनीक से बनाए जा रहे सुपर सोल्जर, ऐसे सैनिक जो गर्मी, ठंड और रेडिएशन तक झेल सकें। क्या भविष्य की जंग इंसानों की परिभाषा ही बदल देगी? तो बिना समय गवाए बताते हैं सभी खबरें विस्तार से। दोस्तों, न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी ने पद संभालने के पहले ही दिन बड़ा फैसला लिया। उन्होंने एक कार्यकारी आदेश यानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करके अपने पूर्ववर्ती मेयर एरिक एडम्स द्वारा जारी कई आदेशों को रद्द कर दिया। इन रद्द किए गए आदेशों में वो निर्देश भी शामिल थे जिन्हें इस्राएल के समर्थन के तौर पर देखा जा रहा था। ममदानी द्वारा गुरुवार को जारी किए गए इस आदेश के मुताबिक 26 सितंबर 2024 के बाद साइन किए गए और 31 दिसंबर 2025 तक लागू सभी कार्यकारी आदेशों को खत्म कर दिया गया है। वहीं इससे पहले जारी किए गए आदेश तब तक लागू रहेंगे जब तक उन्हें अलग से बदला या रद्द नहीं किया जाता। अनादोलू एजेंसी के मुताबिक इस फैसले के साथ ही पूर्व मेयर एरिक एडम्स के कई अहम आदेश अपने आप खत्म हो गए। इनमें वो आदेश भी शामिल है जिसे पिछले महीने अपनाया गया था और जिसके तहत न्यूयॉर्क सिटी की एजेंसियों को इस्राएल के खिलाफ किसी भी तरह के बहिष्कार यानी बॉयकॉट या निवेश हटाने से रोका गया था। इसके अलावा जून महीने में साइन किया गया एक और आदेश भी रद्द कर दिया गया। उस आदेश में यह कहा गया था कि इस्राएल की कुछ आलोचनाओं को भी एंटीसेमिटिज्म यानी यहूदी विरोधी माना जाएगा। हालांकि मेयर ममदानी ने यह साफ किया कि उन्होंने शहर के ऑफिस टू कॉम्बैट एंटीसेमिटिज्म यानी यहूदी विरोध से निपटने के लिए बनाए गए दफ्तर को रद्द नहीं किया है। ये दफ्तर पहले की तरह काम करता रहेगा। इस नए आदेश में यह भी साफ किया गया है कि इससे उन इमरजेंसी कार्यकारी आदेशों पर कोई असर नहीं पड़ेगा जो इस समय लागू है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक न्यूयॉर्क सिविल लिबर्टीज यूनियन की कार्यकारी निदेशक डोना लिबरमैन ने कहा कि रद्द किए गए ये आदेश आखिरी समय में लिए गए ऐसे फैसले लगते हैं जिनका मकसद उन विचारों को सीमित करना था जिनसे पूर्व मेयर सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि इसमें कोई हैरानी नहीं है कि नई सरकार ने इन्हें खत्म कर दिया। डोना लिबरमैन ने कहा, बोलने की आजादी किसी एक सोच या नजरिए पर निर्भर नहीं करती। ये बात इस्राएल या गाजा से जुड़े मुद्दों पर भी उतनी ही लागू होती है जितनी किसी और राजनीतिक मुद्दे पर। राजनीतिक एक्टिविज्म हर हाल में अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में आता है। यानी न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी ने आते ही पुराने मेयर के कुछ फैसले रद्द कर दिए। खासकर वो आदेश हटाए गए जिनमें इस्राएल के खिलाफ बोलने, बहिष्कार करने या विरोध करने पर रोक लगती थी। ममदानी का कहना है कि किसी भी मुद्दे पर, चाहे वो इस्राएल हो या गाजा, लोगों को खुलकर अपनी बात कहने का हक होना चाहिए। यानी अब न्यूयॉर्क में इस मुद्दे पर बोलने की आजादी पहले से ज्यादा खुली होगी, जो कि इस्राएल के लिए एक बड़ा झटका है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, यमन में यूएई को अब बड़ा झटका लगा है। इससे एक बार फिर सऊदी अरब और यूएई की अंदरूनी दरार खुलकर सामने आ गई है। सऊदी अरब समर्थित यमन सरकार ने ऐसा कदम उठाया है जिसे सीधे तौर पर संयुक्त अरब अमीरात यूएई के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल यमन के हदरामौत प्रांत के गवर्नर ने यूएई समर्थित सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी एसटीसी से सैन्य ठिकाने वापस लेने के लिए शांतिपूर्ण ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया है। एसटीसी को यमन में यूएई का सबसे मजबूत प्रॉक्सी माना जाता है। हदरामौत में उसके खिलाफ सऊदी समर्थित कार्रवाई का मतलब है कि यूएई का प्रभाव सीधे चुनौती के घेरे में आ गया है। हालांकि गवर्नर ने साफ किया है कि यह युद्ध की घोषणा नहीं है, लेकिन जानकार इसे सऊदी बनाम यूएई प्रॉक्सी संघर्ष का नया अध्याय मान रहे हैं। एसटीसी को यूएई खुला समर्थन देता है, जबकि यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार के पीछे सऊदी अरब खड़ा है। दिसंबर से ही दोनों खाड़ी देशों के बीच मतभेद सामने आने लगे थे, लेकिन अब हालात काफी आगे बढ़ चुके हैं। यही वजह है कि पिछले हफ्ते यूएई ने यमन से अपनी बची खुची सेना हटाने का ऐलान किया। ये फैसला सऊदी अरब के उस दबाव के बाद आया जिसमें उसने यूएई से
24 घंटे के भीतर सैनिक हटाने की मांग की थी। हदरामौत के गवर्नर सालिम अहमद सईद अल खुनबाशी ने कहा कि उनका ऑपरेशन सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित रहेगा और इसका मकसद प्रांत में कानून व्यवस्था बहाल करना है। इसी के साथ यमन की सऊदी समर्थित सरकार ने उन्हें होमलैंड शील्ड फोर्सेस का पूर्ण सैन्य सुरक्षा और प्रशासनिक अधिकार दे दिया है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब एसटीसी ने पिछले महीने दक्षिणी यमन के बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया था, जिसे सऊदी समर्थित सरकार ने अपने लिए खतरा माना। तनाव का असर एडन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी दिखा। सऊदी अरब के राजदूत मोहम्मद अल जाबिर ने आरोप लगाया कि एसटीसी प्रमुख एदारुस अल जुबैदी ने सऊदी प्रतिनिधि मंडल को लेकर आ रहे विमान को उतरने की इजाजत नहीं दी। इसके बाद एयरपोर्ट पर उड़ानें ठप हो गई। सऊदी अरब का कहना है कि वो लगातार बातचीत की कोशिश करता रहा, लेकिन एसटीसी ने हर प्रस्ताव ठुकरा दिया। वहीं एसटीसी नियंत्रित परिवहन मंत्रालय ने उल्टा आरोप लगाया कि सऊदी अरब ने हवाई नाकेबंदी लगा दी है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, चीन युद्ध के लिए ऐसे सैनिक तैयार करने की दिशा में बढ़ रहा है जिन्हें आम सैनिकों की तुलना में कहीं ज्यादा ताकतवर और घातक बनाया जा सकता है। इन्हें सुपर सोल्जर कहा जा रहा है। सुरक्षा और खुफिया मामलों के जानकारों का दावा है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन दर्जनों गुप्त प्रयोगशालाओं में जेनेटिक तकनीक के जरिए इस तरह के सुपर सोल्जर विकसित करने की कोशिशों में लगा हुआ है। ये खबर ऐसे समय में आई है जब हाल ही में अमेरिका के पेंटागन रिपोर्ट में भी कहा गया था कि चीन तेजी से बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बढ़त बना रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन का लक्ष्य है 2049 तक अपनी सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बनाना है और इसमें बायोटेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका होगी। चेतावनी दी गई है कि भविष्य में ड्रोन युद्ध भी फीका लग सकता है अगर जेनेटिक रूप से बदले हुए सैनिकों का इस्तेमाल किया गया। जानकारों की माने तो इन सैनिकों के डीएनए में ऐसे बदलाव किए जा सकते हैं जिससे वो बेहद गर्म रेगिस्तानों, कड़ाके की ठंड, बर्फीले पानी और यहाँ तक कि रेडिएशन वाले इलाकों में भी लंबे समय तक लड़ सकें। दावा ये भी है कि कुछ सैनिकों को अत्यधिक गर्मी सहने लायक बनाया जा सकता है ताकि वो रेगिस्तानी इलाकों में लंबी जंग लड़ सके। वहीं कुछ को ठंडे और पानी से भरे इलाकों के लिए तैयार किया जा सकता है। इतना ही नहीं, ये भी आशंका जताई जा रही है कि चीन ऐसे सैनिक तैयार कर सकता है जो परमाणु हमलों के बाद रेडिएशन का असर भी झेल सके। विशेषज्ञों के मुताबिक सुपर सोल्जर बनाने के 3 मुख्य तरीके माने जाते हैं। पहला तरीका है दिमाग और मशीन को जोड़ना, जिसमें ब्रेन चिप या इंटरफेस के जरिए इंसानी सोच को तकनीक से जोड़ा जाता है। दूसरा तरीका खास जैविक दवाइयों का है जो कुछ समय के लिए सैनिकों की ताकत, फोकस और सहन शक्ति बढ़ा सकती है। तीसरा और सबसे खतरनाक तरीका जेनेटिक बदलाव है, जिसमें इंसान के जीन बदलकर उसे ज्यादा ताकतवर, तेज और सहनशील बनाया जा सकता है। ऐसे सैनिक न सिर्फ शरीर से मजबूत होंगे बल्कि फैसले लेने और रणनीति समझने में भी आम इंसानों से आगे हो सकते हैं। चीन में जेनेटिक प्रयोगों पर पहले भी विवाद हो चुका है। कुछ साल पहले जीन बदलकर बच्चों के जन्म के मामले में एक वैज्ञानिक को सजा मिली थी। विशेषज्ञों का आरोप है कि चीन में बायोटेक कंपनियों के जरिए लोगों का जेनेटिक डेटा इकट्ठा किया गया, जिसे भविष्य में सैन्य या मानव सुधार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि कंपनियां इन आरोपों से इनकार करती है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करें।